नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मीमांसा गुरुकुल के चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हम देख रहे थे हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म और एडम स्मिथ तक का पार्ट हमने कवर किया था। आज के वीडियो में उसी से आगे बढ़ते हुए हम कैपिटलिज्म के अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। और विस्तृत चर्चा करने के पीछे हमारी यही धारणा है, यही सोच है कि प्रतिष्ठित परीक्षाओं में भाई आपको सारगर्भित ज्ञान की आवश्यकता है। जो अंतर संबंध होता है विभिन्न विषयों के बीच, विभिन्न विचारधाराओं के बीच, विभिन्न घटनाओं के बीच, उसकी समझ, अच्छी समझ बहुत आवश्यक है। तो एडम स्मिथ तक हमने कवर कर लिया था। अब देखिए कैपिटलिज्म जो आगे बढ़ा उसमें एक जो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आइडिया सिस्टम, बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियोलॉजी कह लीजिए, बिलीफ कह लीजिए, वट एवर यू कॉल इट। तो जो कैपिटलिज्म है ये क्या बन गया? एक वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। और इसका प्राइम गोल क्या था? प्राइम गोल था रिलेंटलेस इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ ही अपने आप में एक गोल बन गया। आप समझ रहे हैं? अब जैसे कोई समझ लीजिए भगवान की भक्ति कर रहा है, तो हमें नहीं पता है कि उस चीज से उसके जीवन पे कोई सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव आ रहा है, कोई इसे नहीं कह सकता है, ठीक है। किंतु वो बिलीफ है, उसे शांति मिल रही है, उसे अपना जीवन अच्छा लग रहा है यदि वो भगवान के चरणों में है, तो ये बिलीफ है, दिस इज अ बिलीफ। तो वैसे ही ये प्राइम गोल हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ, रिलेंटलेस इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉट फॉर द सेक ऑफ कंजम्पशन। आप जितने भी बड़े लोग आज के युग में, आप जितने भी बड़े लोग आप देख लेंगे, उनका कंजम्पशन बहुत लिमिटेड है। ऐसा हमको जो मिडिल क्लास लोग हैं, हमको लग सकता है कि भाई मेरे पास अगर 10 करोड़ रुपए आ गए तो मैं ये कर लूंगा, मैं मर्सिडीज खरीद लूंगा, मैं ये कर लूंगा। लेकिन उनके पास इतना पैसा है, हजारों करोड़ में पैसा है। जैसे आप वॉरेन बफेट का एग्जांपल ले लीजिए। वॉरेन बफेट बीच में तो दुनिया के द्वितीय नंबर पे सबसे धनी व्यक्ति थे। अभी शायद 6वें 7वें पे होंगे, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। किंतु 1957 में उन्होंने जो घर लिया था 1957 में, आज भी उसी घर में रह रहे हैं। कोई उनका महल नहीं है, कोई पैलेस नहीं है, ठीक है। आज भी वो मैकडोनल्ड का बर्गर खाते हैं, बहुत ही माने साधारण सा जीवन जीते हैं। वो अपवाद नहीं है, ऐसा मत समझिए कि वॉरेन बफेट एक अपवाद है। एलॉन मस्क का आप देख लीजिए, आज दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, किंतु वो उनके बहुत सारे छोटे 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 कमरे हैं, घर हैं जहाँ वो रहते हैं। एंड ऐसा हमको लग सकता है ना यार, मैं अक्सर लोगों को सुनता हूँ कि यदि मेरे पास 3 करोड़ रुपए आ जाए, 4 करोड़ रुपए आ जाए, तो मैं काम नहीं करूँगा, मैं घर पे रहूँगा, जीवन के मजे लूँगा, आनंद उठाऊँगा। एलॉन मस्क के पास इतना पैसा है, किंतु वह 100 घंटे से अधिक कार्य करते हैं प्रति सप्ताह। 100 घंटे, समझ रहे हैं आप? 100 घंटे प्रति सप्ताह माने लगभग प्रतिदिन 14 से 15 घंटे वो काम करते हैं, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति होने के बाद। वैसे ही वॉरेन बफेट भी 90-95 वर्ष की अवस्था में, एक मिडिल क्लास व्यक्ति क्या सोचेगा? वह संन्यास आश्रम में जाएगा। संन्यास आश्रम माने धीरे धीरे मोह माया से मुक्त होने का प्रयास करेगा, भगवत भक्ति में लीन होगा। लेकिन 90 वर्ष की अवस्था में वह आज भी 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। Why? The reason is he believes in this way of life with this prime goal, a relentless economic growth, जहाँ पे ये अपने आप में एंड गोल है, ये कंजम्पशन के लिए नहीं है। हम जैसे लोग सोच सकते हैं कि भाई पैसा है तो कंजम्पशन करेंगे, किंतु इनके लिए जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, विच फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म, उसके लिए ये वे ऑफ लाइफ है, ये एक प्राइम गोल है। ये जो मेरे पास ग्रोथ होगी, पैसा मेरे पास आएगा, तो मैं क्या करूंगा? कंजम्पशन करूंगा। ऐसा नहीं है कि वो सन्यासी जैसा रह रहे हैं, कंजम्पशन करेंगे। देखिए हजारों करोड़ में यदि मैंने 1 करोड़ का कंजम्पशन किया तो क्या किया? यदि आप पहले के राजा महाराजा देख लीजिए, जैसे मुगल शासन में आप औरंगजेब को देख लीजिए,
औरंगजेब तो तब भी मैंने वो उसके बारे में सुना जाता था कि वो जो पब्लिक एक्सचेकर है उसका पैसा नहीं यूज करता था, लेकिन और भी जो रंगीले मुगल बादशाह हुए थे उनके बड़े बड़े घर हुआ करते थे, महल हुआ करते थे, बड़े बड़े हरम हुआ करते थे, नौकर चाकर, रिलेंटलेस कंजम्पशन हुआ करता था। किंतु ये अगर इनके पास पैसा आता है तो वो उसको री इन्वेस्ट करते हैं सो दैट मोर प्रॉफिट कैन बी ऑब्टेन्ड, ज्यादा प्रॉफिट हो। अभी आप देखिए एलॉन मस्क, उनकी वैसे ही अलग अलग क्षेत्रों में कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं, फिर रॉकेट में उनका स्पेस एक्स चल रहा है, उसके बाद आपका अभी तो उनका मोबाइल भी आ रहा है, मैंने ऐसा सुना है टेस्ला का मोबाइल भी आ रहा है। साथ ही में अभी आपने देखा होगा ट्विटर पे भी वो आ गए, ट्विटर के अभी ट्विटर को उन्होंने खरीद लिया। तो वाई ही इज डूइंग, बिकॉज अगेन एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर वीडियो दैट वट एवर यू थिंक इट ड्राइव्स यू। ठीक है, तो अगर आप इस गोल में विश्वास कर रहे हैं तो ये आपको ड्राइव करेगा। आप कंजम्पशन नहीं करेंगे, लिमिटेड कंजम्पशन करेंगे। आपका मेन मोटिव क्या रहेगा, भाई ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ और हम लेके आए, जो ग्रोथ हमको हुआ है हम उसको री इन्वेस्ट करें, और उसके कारण देखिए लोगों का भी फायदा होता है। अगेन हमको एडम स्मिथ को याद करना पड़ेगा। भाई यदि मेरे पास आज मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए मेरे पास आए, ठीक है, अब मैंने कंजम्पशन नहीं किया, 1 लाख का कंजम्पशन किया, 99 लाख मैंने फिर से मार्केट में डाल दिए। तो उस मार्केट में डालने से, चाहे मैं शेयर मार्केट में डालूंगा तो जिस कंपनी में मैं डालूंगा वो क्या करेगी, वो भी तो कहीं इन्वेस्ट करेगी, कुछ ना कुछ काम करेगी। मैंने बैंक में डाल दिया तो बैंक किसी को लोन देगा, या मान लीजिए मैंने फैक्ट्री ही डाल दी तो उस फैक्ट्री से क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, प्रोडक्शन होगा, फिर सेल्स में लोग आएंगे, तमाम तरह से मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंकेजेस बनेगी जो कि लोगों को, अन्य लोगों को लाभ पहुंचाएगी। तो कैपिटलिज्म का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो मैंने वो आगे जा रहा है, वो एक कारण ये है कि भाई ये इट हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ विद अ प्राइम गोल ऑफ रिलेंटलेस इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, एंड ये मेरा पर्सनल मानना है। देखिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा, वैल्यू जजमेंट वाली बात नहीं है, किंतु एज एन इंडिविजुअल सभी के अंदर कुछ हम हमेशा जजमेंट करते हैं। बहुत बार रोमांटिक बातें जब होती है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं कि वन शुडंट जज, बट दैट इज नॉट हाउ वी ऑपरेट, दैट इज नॉट हाउ वी फंक्शन। जजमेंट इज मीन्स आप कह सकते हैं कि हमारा एक इंटीग्रल थॉट प्रोसेस है, वी आर ऑलवेज जजिंग। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कैपिटलिज्म है ये कहीं ना अपनी ग्रीड को, हम मनुष्य क्या है, मनुष्य लालची होता है, ये हमारा क्या आप कह सकते हैं मूलभूत गुण है। अब आप उसको अच्छा कहें बुरा कहें वो अलग बात है, लेकिन ये मूलभूत गुण है। अब मुझे भूख लगती है, अब आप इसको अच्छा कहें या बुरा कहें वह आपके ऊपर है, किंतु ये है, भूख मुझे लगेगी। आप भले इसे कितनी भी गालियां दे लें कि यार तुम कितना खाते हो, भूख लगती है तुमको, किंतु ये है, दिस इज अ फंडामेंटल एट्रीब्यूट। आप चाहे भारत ही में हिंदू धर्म में ऋग्वेद, अगर ऋग्वेद की ऋचाएं भी यदि आप देखेंगे तो उसमें भी जो यज्ञ होते थे वो इसीलिए होते थे कि भाई भगवान आप जो भी मैं प्रदान कर रहा हूँ, जो भी आहुति आपको दे रहा हूँ, उसके बदले में मुझे धन वैभव सामर्थ्य दीजिए। तो मैंने कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म इज समथिंग विच अपील्स टू आवर इंस्टिंक्चुअल ट्रेड्स, आवर फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स। तो कम्युनिज्म के साथ ये एक प्रॉब्लम रही है कि भाई कम्युनिज्म एक बृहद स्तर पे तो वो चाहता है कि भाई एक अच्छे समाज का निर्माण हो जहाँ पे इनइक्वालिटी ना हो, असमानता ज़्यादा ना हो, लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो, किंतु कहीं ना कहीं उसमें लोगों को अपना व्यक्तिगत तौर से अपना लाभ नहीं दिखता है। जैसे कि रशिया, यूएसएसआर में 1960, 70, 80 के दशक में, स्टालिन के काल में बहुत सारे लोगों को फॉर अ कलेक्टिव वेल बीइंग खेतों में लगाया गया, प्लांट्स में लगाया गया कि भाई आप काम कीजिए, आज से 30 साल 40 साल बाद बहुत अच्छी प्रगति होगी, आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। किंतु लोगों को वही लगता था कि भाई इसमें मेरे लिए क्या है, मैं 10 घंटे 12 घंटे मजदूरी कर रहा हूँ, गधे जैसा काम कर रहा हूँ, व्हाट आई एम गेटिंग एट द एंड ऑफ द डे। एंड जैसे कि कीन्स एक महान इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। ठीक है, आज से दो जनरेशन 3 जनरेशन बाद कितना भी अच्छा हो जाए, किंतु यदि मैं नहीं हूं तो उस चीज का मेरे लिए
है, मूल्य है भाई, ठीक है, मेरे जो आगे की जो पीढ़ी रहेगी उसका रहन सहन अच्छा रहेगा, जीवन स्तर अच्छा रहेगा, किंतु कहीं ना कहीं हम स्वार्थी होते हैं। हम ये देखते हैं कि भाई इसमें मेरे लिए क्या है। तो कैपिटलिज्म अपील्स टू इट, मीन्स आवर जो फंडामेंटल एट्रीब्यूट है विद दिस प्राइम गोल कि भाई आपको रिलेंटलेस इकोनॉमिक ग्रोथ करना है फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ। जैसे कि मैंने अभी ये कहा, आप इससे भाई असहमत भी हो सकते हैं, किंतु आप प्राणी समाज में भी देख लीजिए, एनिमल किंगडम में भी आप देख लीजिए, हम लोग जैसे कुत्ता रहता है तो दूसरे कुत्ते को अपने क्षेत्र में नहीं आने देता है। अभी भी आप चले जाइए, गली में चले जाइए, दूसरे गली का कुत्ता यदि आ गया, ऐसा नहीं है कि खाने पीने की कमी है, होता है कि नहीं, शादी बारात में आप चले जाइए जहाँ पे जनवास लगा रहेगा, वहाँ पे बहुत खाने के लिए चीजें उपलब्ध रहती हैं, किंतु एक कुत्ता अगर दूसरे क्षेत्र से आ जाए, उस क्षेत्र में उस जनवासे के पास आ जाए, तो उस क्षेत्र के कुत्ते देखिए कैसा भौंकते हैं। ऐसा नहीं है खाने की कमी है, बट अब वो उनका इंस्टिंक्चुअल ट्रेट है भाई, उसको कैसे आप ये कर सकते हैं। जैसे कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, वो टेढ़ी रहेगी, दैट इज एन इंस्टिंक्चुअल ट्रेट, आप उसको बदल नहीं सकते। तो वैसे ही ग्रीड हमारा जो है, दैट इज एन इंस्टिंक्चुअल ट्रेट, ये हमारे इंस्टिंक्ट्स में है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है जो कैपिटलिज्म आगे बढ़ रहा है। इसके पहले मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि भाई कैपिटलिज्म इज इंट्रिंसिकली लिंक्ड विद द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, जब जो भी परिवर्तन हुए एनलाइटनमेंट के कारण, साइंटिफिक रिवोल्यूशन के कारण, आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, उस पर हमने बृहद चर्चा पिछले वीडियो में कर ली है। तो जो आइडिया ऑफ प्रोग्रेस था, उसी के कारण क्रेडिट आया, उसी के कारण इन्वेस्टर जो बोलते हैं ना, इन्वेस्टर्स आए, उसी के कारण मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि कैपिटलिज्म सिर्फ एक इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक फिलोसॉफी नहीं है, it influences everything around us, be it politics, be it finance, be it way we think, way we behave, it affects everything। तो आप लोगों ने शायद इनका नाम सुना होगा, कोलंबस का, ठीक है, इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। तो उस समय ये जाना चाहते थे, एक्सप्लोरेशन पे जाना चाहते थे। एक्सप्लोरेशन के लिए भाई शिप लगता है, बड़ी जहाज लगेगी, खाना पीना लगेगा, आदमी लगेंगे, भाई नाविक लोग, सेलर लोग सब लगेंगे। तो अभी वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये सब बताने का क्या लक्ष्य क्या है कि देखिए कैसे चीजें एक दूसरे से रिलेट होती है। कोई चीज अपने आप में क्या स्वयंभू नहीं होती है, अपने आप से निर्मित नहीं हो जाती है, उसका अन्य घटनाओं के साथ कोई लिंकेज नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो कोलंबस को जाना था भाई एक्सप्लोरेशन पे, उस समय मैंने साइंटिफिक नॉलेज बढ़ रहा था। वाई साइंटिफिक नॉलेज वाज इंक्रीजिंग? बिकॉज people were slowly becoming rational in their approach. They thought that कि भाई हम अध्ययन करके चीजों को तार्किक ढंग से सोच के हम मूलभूत कारणों का पता लगा सकते हैं, चाहे वो विज्ञान में हो, चाहे वो अर्थशास्त्र में हो, चाहे वो समाजशास्त्र में हो। ऐसी ऐसी सोच विकसित हो रही थी, बलवती हो रही थी। तो उसी दौरान मैप बन रहे थे। पहले अगर आप पहले के मैप देखेंगे, 1200-1300 के आसपास के मैप देखेंगे, तो उसमें बहुत सारे क्षेत्र आपको ऐसे खाली दिखाई पड़ेंगे। वहां पे आपको, मैंने उनको पता ही नहीं था यहाँ पे क्या है, उनको पता था कुछ है, बट दे वर नॉट श्योर अबाउट इट। बट बाद में जैसे जैसे ये एनलाइटनमेंट आया, एनलाइटनमेंट आया, साइंटिफिक नॉलेज बढ़ा, तो नए मैप्स बनने लगे, नए यंत्र बनने लगे, या जो यंत्र कहीं और बने थे लाइक चाइना में, अरब में, तो उनकी यूटिलिटी क्या हो सकती है नए कॉन्टेक्स्ट में, उसके बारे में एक ज्ञान विकसित हुआ। तो कोलंबस को जाना था भाई एक्सप्लोरेशन पे, लेकिन उसके लिए बहुत पैसा लगता है, तो उसके लिए कौन फाइनेंस करेगा? ठीक है, तो फाइनेंस की आवश्यकता पड़ी। फाइनेंस के लिए वो राजा के पास गए, उन्होंने मना कर दिया, भाई मैं इतना पैसा नहीं दे सकता, बिकॉज इट इज अ रिस्की थिंग ना। अगेन, व्हाई वुड आई टेक रिस्क? ठीक है, जैसे कि अगर कोई मुझे कहे कि भाई मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है उस व्यक्ति के बारे में कुछ, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं आपको 2 साल बाद 5 लाख रुपए दे दूंगा। विल आई लेंड हिम मनी? नहीं करूंगा ना मैं, आई वोंट लेंड हिम मनी। तो
तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन होता है ना कि कुछ लोग रिस्क एपेटाइट उनका अच्छा होता है, रिस्क लेते हैं कुछ लोग, तो वहाँ की रानी ने उनकी सहायता कर दी। अब वो जब रानी ने उनकी सहायता कर दी, वो एक्सप्लोरेशन पे गए, उनके हाथ लग गया अमेरिका। अमेरिका वॉज अ वर्जिन लैंड माने वहाँ पे लोग रहते थे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई रहता नहीं था। कोलंबस के आने के पहले अमेरिका खाली था और कोलंबस आए उसके बाद अमेरिका बस गया, ऐसा नहीं था। बट वहाँ पे जो भी माने मिनरल सोर्सेस थे, गोल्ड माइंस थे और जो भी रिसोर्सेस थे, दे वर अनयूज्ड, उनका कुछ माने यूज नहीं हुआ था। तो बेसिकली इन्होंने इनके आने के बाद वहाँ पे स्पेनियार्ड्स आने लगे, अन्य देशों के लोग आए, गोल्ड माइन को उन्होंने उसका एक्सप्लोरेशन शुरू किया। इस प्रकार से फिर आर्थिक वृद्धि हुई, जो रानी थी उनको भी पैसा मिल गया और आर्थिक वृद्धि भी हुई स्पेन की। तो उससे भाई जब जैसे कि होता है ना कि अंबानी की कंपनी में हम क्यों पैसा लगाते हैं, क्यों हम पैसा लगाते हैं अंबानी की कंपनी में? या आप समझ लीजिए, आप मेरा वीडियो नहीं देखेंगे, आप मेरा वीडियो नहीं देखेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं अच्छा टीचर हूँ, बट समझ लीजिए मेरे स्थान पे कोई और टीचर है, आप उसका वो अच्छा टीचर है, इज अ गुड टीचर, बट आप उसका वीडियो नहीं देखेंगे। आप जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, एडटेक के चैनल्स हैं, उनका चैनल आप क्यों देखते हैं? बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन यू ट्रस्ट देम, यू डोंट ट्रस्ट अ न्यू कमर, राइट? इसीलिए आप अंबानी की कंपनी में पैसा लगाएंगे, बट कोई नया यदि व्यक्ति आ रहा है तो उसकी कंपनी में पैसा आप नहीं लगाते हैं। लेकिन अभी अंबानी की कंपनी में क्यों पैसा लगा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने फॉर लास्ट फ्यू इयर्स ही हैज प्रूव्ड हिज वर्थ, हिज कॉम्पिटेंस, हिज स्किल, ठीक है, हिज फाइनेंशियल एक्यूमेन। तो इसके लिए आप पैसा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रूव किया है अपने को। वैसे ही जब कोलंबस ने, भाई रिस्क किसी ने लिया, लेकिन कोलंबस ने प्रूव किया कि भाई अगर हम एक्सप्लोरेशन पे जाएंगे तो नए ट्रेड रूट्स हमको पता चल सकते हैं, नई टेरिटरीज हमें मिल सकती हैं, तो ये हमारे लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है। उसी भाई जब नई टेरिटरीज मिली तभी तो कॉलोनिज्म जो जिसे कहते हैं हम लोग, साम्राज्यवाद कह लीजिए, उपनिवेशवाद कह लीजिए, तभी तो उसको बढ़ावा मिला। तो इसके लिए ये भी क्या है, कैपिटलिज्म से ही रिलेटेड है। जब आपके पास आइडिया ऑफ आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, तो जब आइडिया ऑफ प्रोग्रेस था जो कि साइंटिफिक नॉलेज, एनलाइटनमेंट के कारण आया, तो लोगों ने रिस्क लेना। जब उस रानी को लगा भाई हो सकता है कि इसकी बात में दम हो, ठीक है, रिस्क तो हमेशा रहता है। आज ऐसा नहीं है कि आज रिस्क नहीं है, आज भी हम काम कर रहे हैं, हर काम में रिस्क है, बट वी टेक कैलकुलेटेड रिस्क, राइट? अगर कोई मुझे ये कह दे कि भाई मैं आपको, आप मुझे 2 करोड़ रुपए दो, 2 करोड़ नहीं 2 लाख, कुछ भी अमाउंट दो, मैं आपको गायब करके दिखाता हूँ, 2 रुपए ही दो, फिर भी मैं उसको 2 रुपए भी नहीं दूंगा। 2 रुपए कुछ नहीं है, मैं उसको दूंगा 2 रुपए, मैं नहीं दूंगा उसको, क्योंकि अभी मुझे कहीं से ऐसा नहीं दिख रहा है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है कि भाई जो लोगों को गायब कर दे, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास इतना पैसा होता और बोलता भाई कि आप मुझे 2 करोड़ रुपए दो, मैं आपको स्पेस में पहुंचा दूंगा, तो मैं उसको 2 करोड़ रुपए दे देता, बिकॉज मुझे ये पता है कि हाँ भाई लोग स्पेस में जा रहे हैं इस समय, ठीक है। तो वी ऑल टेक कैलकुलेटेड रिस्क। तो जब आइडिया ऑफ प्रोग्रेस आया तो लोगों ने कैलकुलेटेड रिस्क लेना शुरू किया, तो नई टेरिटरीज मिली, नई कॉलोनीज बनी। तो अगेन व्हाट इट इज प्रूविंग, मैंने पहले वीडियो में क्या बताया था आपने, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आप आइडिया ऑफ प्रोग्रेस में बिलीव करते हैं, आप कुछ काम करते हैं उस अकॉर्डिंग, एंड फिर वो बात सही होती है, ठीक है। नई कॉलोनीज मिली तो क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, फायदा हुआ, लाभ हुआ। व्हाट कैपिटलिज्म इज ऑल अबाउट, ठीक है, प्रॉफिट, रिलेंटलेस प्रॉफिट, राइट। तो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी आप देख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भी वही थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थोड़ा अलग चीज ये थी कि देखिए ये एलएलपी थी। एलएलपी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एलएलपी कह लीजिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी कह लीजिए, अलग अलग आप नाम यूज कर सकते हैं। अभी एक व्यक्ति के पास, अब समझ लीजिए कोई रिस्की वेंचर है, अभी जैसे रिलायंस ही हो गया, उसको कोई बड़ा प्लांट लगाना है तो वो क्या करता है, शेयर मार्केट से पैसे उठाता है, ठीक है, नए शेयर इशू करेगा, कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करेगा कि भाई लोग उसमें पैसा डालें, आईपीओ लेके आएगा, नई कंपनी का आईपीओ लेके आएगा, लाइक रिलायंस जियो का हो सकता है आईपीओ आ जाए। तो उसमें क्या होता है भाई कि रिस्क जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है,
क्योंकि यू डोंट नो कि भाई जो आप कर रहे हो वो माने सही में प्रॉफिट देगा, सही में जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही होगा। अब वो रानी के पास तो बहुत पैसा था, ठीक है, उसका रिस्क एपेटाइट भी अच्छा था, किंतु ऐसा तो हर बार होगा नहीं कि भाई आपके पास कोई इतना बड़ा इन्वेस्टर मिल जाए और उसका रिस्क एपेटाइट भी अच्छा हो। तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज आई, जिसके बारे में हमने पहले की वीडियो में भी चर्चा की थी। इसका यही जॉइंट स्टॉक कंपनीज का ये होता है भाई, कई लोग मिल के आते हैं, पैसा लगाते हैं इन दी एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा और समझ लो अगर नुकसान भी हुआ तो लिमिटेड नुकसान होगा, जो मैंने शेयर लिए हैं उतना पैसा मेरा जाएगा, बाकी मेरी प्रॉपर्टी पे हाथ कोई नहीं लगाएगा, स्टेट आके हाथ नहीं लगाएगा, जिसको मैंने लोन दिया है वो आके हाथ लगाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। तो ये अगेन सब कैपिटलिज्म से, वही मैं बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए कैसे पॉलिटिक्स को उसने ये किया। ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी पावरफुल कंपनी थी। 1858 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया को रूल कर रही थी। बहुत सारे उन्होंने ये सैनिक रखे हुए थे, बहुत जगहों पे किले बनाए थे, उनके पास उस जमाने के अत्याधुनिक हथियार हुआ करते थे, रसद हुआ करती थी। देखिए कंपनी जिसको, उसका क्या अगेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट ही था, लेकिन प्रॉफिट के मोटिव से चलते हुए उन्होंने कैसे पॉलिटिक्स को ये किया। तो इसीलिए जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि सारगर्भित नॉलेज, तो देखिए कैपिटलिज्म कैसे पॉलिटिक्स को ये कर रहा है। आप ओपियम वॉर को देख लीजिए, ओपियम वॉर जो हुआ था उसमें यही हुआ था भाई, चाइना नहीं चाहता था कि उसके एरिया में ड्रग्स आए, ठीक है, एंड ब्रिटेन में बहुत सारी ड्रग्स कंपनियां थी जिसको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता था जब चाइना में वो ड्रग्स की सप्लाई कर पाते थे, किंतु चाइना के रूलर ड्रग्स के अगेंस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर चढ़ाई कर दी, चाइना को हरा दिया ओपियम वॉर में। फिर चाइना को ह्यूमिलिएटिंग जो ये है संधि को स्वीकार करना पड़ा, जहाँ पे ब्रिटेन अपने ड्रग सप्लाई को कर सकता था। इसीलिए देखिए बीच बीच में कहते रहते हैं जो उनके राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, कि जो ह्यूमिलिएशन हुआ है चाइना का उसको हमको एवेंज करना है, वी वांट टू बी अ ग्रेट नेशन अगेन, वी आर अ सिविलाइजेशनल स्टेट। देखिए हिस्ट्री, ठीक है, अगेन यहाँ पे हिस्ट्री आ गई। तो ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे कि कैसे कैपिटलिज्म ने, परस्यूट ऑफ प्रॉफिट ने, परस्यूट ऑफ रिलेंटलेस प्रॉफिट ने पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट किया है, इन्फ्लुएंस किया है। आप मिडल ईस्ट में चले जाइए, ऑयल इज मीन्स पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करता था और आज भी है, और इन अ फोरसीएबल फ्यूचर इट विल रिमेन। बट ऑयल के कारण देखिए मिडल ईस्ट में अमेरिका ने या जो भी ब्रिटेन हो गया, आप स्वेज कैनल का आप देख लीजिए, जब स्वेज कैनल का नेशनलाइजेशन किया था नासिर ने, तो उसके ऊपर हमला कर दिया था ब्रिटेन ने, फ्रांस ने एंड इजराइल ने कर दिया था टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। अब पहले कैसा होता था, पहले तो किंग जो हुआ करता था, अगेन देखिए ये एक पॉलिटिकल डिस्कशन है, जो किंग हुआ करता था वह बहुत पावरफुल हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब देखिए कहीं पे भी वेस्टर्न वर्ल्ड में जहाँ पे कैपिटलिज्म इज अ डोमिनेंट फीचर, वहाँ पे आप डिक्टेटरशिप नहीं देखेंगे, किंगशिप नहीं देखेंगे। वहाँ का जो मोनार्क भी रहता है, अभी जैसे देखिए वहाँ के मोनार्क हैं चार्ल्स, उनका बहुत ही लिमिटेड रोल रहेगा। और समझ लीजिए कोई डिक्टेटर भी अगर आ गया, कोई डिक्टेटर जैसे हिटलर आया था जर्मनी में, ठीक है, ही वॉज नॉट किंग, ही वॉज अ डिक्टेटर, बट उसके क्या बोलते हैं ना कि उसकी जो डोर होती है ना, ऐसा कोई डिक्टेटर यदि आ जाता है तो कैपिटलिस्ट क्लास के पास ही होती है। हिटलर वॉज इमेंसली पॉपुलर बिकॉज he introduced measures to benefit capitalist class। वो कम्युनिज्म के बहुत अगेंस्ट था, हिटलर was dead against communism, ठीक है। एंड कैपिटलिस्ट क्लास को सबसे जो बड़ा खतरा लगता था वो किससे लगता था, कम्युनिज्म से लगता था, ठीक है। तो देखिए कैसे मैंने कैपिटलिज्म पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो हाँ, मैं किंगशिप पे आ रहा था। किंगशिप पे पहले किंग बहुत पावरफुल हुआ करते थे। वो अभी किसी एक के पास बहुत पावर हो जाता है ना, तो वो आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी जा सकता है, राइट, विम्सिकल हो सकता है। एक मिनट, वो विम्सिकल हो सकता है, किंग जो है वो विम्सिकल हो सकता है, मूर्ख टाइप हो सकता है। तो ऐसे में आप माने डरते रहेंगे, आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आएंगे। आप माने आपका क्लास, जो भी कैपिटलिस्ट क्लास है,
जो कि मैंने बहुत पावरफुल हो चुका है अब, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आएगा। इसीलिए देखिए डेमोक्रेसी आई, पार्लियामेंट्री सिस्टम आया, विच रिस्ट्रिक्टेड रोल ऑफ किंग। ठीक है, अब किंग पहले जैसे पावरफुल नहीं रह गए, उनकी जो क्या थियरी ऑफ डिवाइन रूल रहता था पहले, लेजिटिमेसी के लिए कहते हैं ना कि भाई किंग तो भगवान का रूप है तो वो तो रूल करेगा, लेकिन आप ऐसा नहीं देखेंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड में आप नहीं देखेंगे कहीं पे कि किंग जो है वो पैरामाउंट हो। तो ये सब क्यों हो रहा है? देखिए कैपिटलिज्म कैसे कैसे मैंने इम्पैक्ट कर रहा है पॉलिटिक्स को। अभी भी देख लीजिए, जैसे कि मैंने बताया कि न्यू लिबरलिज्म की बहुत चर्चा चलती है, न्यू लिबरलिज्म की बहुत चर्चा चलती है। अभी आप सुनते होंगे कि भाई इमरान खान अमेरिका के बहुत अगेंस्ट हुए हैं। वो यही कह रहे हैं कि भाई अमेरिका रूल कर रहा है पाकिस्तान को, जो आईएमएफ का लोन मिल रहा है, वर्ल्ड बैंक का जो लोन मिल रहा है, उसके कारण बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है अमेरिका, माने आईएमएफ लगाता है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में नहीं, किंतु हाँ ऑस्टेरिटी मेजर्स आते हैं भाई, आपको सब्सिडी कम करनी है, आपको पेंशन कम करने हैं, आपको जो गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर है वो कम करना है, ये सब कुछ कंडीशंस होती हैं। तो इमरान खान का, अभी इमरान खान पुनः यदि प्रधानमंत्री बन जाए, देखिए इनका पावर इतना है कैपिटलिस्ट क्लास का, न्यू लिबरल रिजाइम का, कि अगर इमरान खान आज भले अमेरिका को गाली दे रहे हैं, लेकिन अगर इमरान खान पुनः अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उनको भी अमेरिका माने आईएमएफ के पास, वर्ल्ड बैंक के पास जाके पैसे मांगने पड़ेंगे। ये स्ट्रक्चरल फीचर है। स्ट्रक्चरल फीचर का क्या, अभी मैं कैसे आपको बताऊं कि अब जैसे देखिए ये मेरी कोहनी है, ठीक है, ये मैं ऐसे मुड़ा सकता हूँ, राइट, मैं ऐसे मुड़ा सकता हूँ, ये ठीक है, लेकिन मैं इसको अगर समझ लीजिए कि जैसे मैं अपना हाथ ये घुमा दूँ, ऐसे मैं कोहनी से नहीं घुमा सकता, राइट, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है यहाँ पे। मैं कितना भी चाहूँ, कितना भी प्रैक्टिस करूँ, मैं नहीं कर सकता। वैसे ही अभी न्यू लिबरल रिजाइम इतना पावरफुल हो गया है कि गरीब देशों के पास, जैसे विकासशील जो देश हैं, उनके पास बहुत कम ऑप्शंस हैं कि उसके चंगुल से वो बच पाएं। भले आप उसको कितना भी गाली दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अंततः आपको, इमरान खान भी यदि प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके पास जाना पड़ेगा। चाइना में आप देख लीजिए, कम्युनिज्म इतना, कम्युनिज्म की ही कम्युनिस्ट सरकार ही है वहाँ पे, लेकिन यदि आप देखेंगे तो पूरा जो उनका इकोनॉमिक फिलॉसफी है, इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन है, वो कैपिटलिज्म ही है। स्टेट डायरेक्टेड कैपिटलिज्म आप कह सकते हैं, किंतु कैपिटलिज्म ही है, फ्री मार्केट पे भरोसा करना, प्रॉफिट पे भरोसा करना। तो ये सब बातें हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म में आपको ये सब समझने की आवश्यकता है कि भाई पॉलिटिक्स को कैसे इम्पैक्ट करता है, संस्कृति को कैसे इम्पैक्ट करता है। संस्कृति में भी देख लीजिए, अभी बहुत सारी, अभी जैसे मैंने ये टी शर्ट डाला है, आपको क्या लगता है 400 वर्ष पहले ये टी शर्ट भारत में मिलता था? नहीं मिलता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी देखिए संस्कृति, अभी हमारे घर पे बच्चे होते हैं तो वो क्या बोलते हैं? मम्मी पापा बोलते हैं। मम्मी पापा हमारा शब्द थोड़ी है। हमारे घर पे अभी जैसे मेरे पिताजी अपनी माँ को अम्मा बोलते थे, ठीक है, अपनी दादी को मावा बोलते थे, लेकिन अगर अब देखेंगे तो ज़्यादा, अब तो भाई मम्मी पापा के भी नए स्वरूप आते जा रहे हैं, मम्मा, ये सब बातें आ रही। अच्छी है बुरी है इस पर हम नहीं जाएंगे, किंतु ये हो रहा है, ठीक है। हमारे खान पान के जो तरीके हैं कैसे बदल गए हैं, पिज्ज़ा खाना, बर्गर खाना, आइसक्रीम खाना, चॉकलेट खाना, ये सब चीज़ें भारत माने हमारी संस्कृति से नहीं आई हुई हैं, ठीक है। तो कहने का ये अर्थ है कि कैपिटलिज्म क्लास जो इतना पावरफुल हो गया है, वो कल्चरल प्रोडक्ट्स भी हमारे ऊपर हमको विवश करता है। विवश माने ऐसे नहीं कि हमारा गला दबा दिया, लो हमारा प्रोडक्ट, हमारी सोच को मैनिपुलेट करके। जैसे कि कोका कोला है, थम्स अप है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आ जाती हैं, ठंडा मतलब कोका कोला, राइट, ठंडा मतलब कोका कोला। अब ठंडा मतलब लस्सी भी हो सकता है, लेकिन लस्सी जो बनाते हैं छोटे लोग हैं, उनके पास वो पैसा नहीं है, राइट, कि वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हायर कर सके। तो इसके लिए कैपिटलिज्म का जो अध्ययन है वह बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो ये तो हमने एथिक्स ऑफ कैपिटलिज्म पे चर्चा कर ली। तो आई थिंक अभी के लिए इतना इनफ है। काफ़ी कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म में। कुछ और पॉइंट्स हैं, मैं वीडियोस को बहुत बड़ा नहीं रखना चाहता हूँ,
ज़्यादातर पॉइंट्स हमने कवर कर लिए अभी तक के इस वीडियो में। एक आध वीडियो इस पे शायद मैं और बनाऊं। एंड आपसे यही आशा है कि आप देखिए, मैं यही कहूँगा कि मेरा कोई कॉमर्शियल यहाँ पे मोटिव नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि कोई टीचर यदि आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप उसके वीडियो को पूरा देखिए। बीच में ये चीज़ बहुत खराब हो रही है, हमारा अटेंशन स्पैन जो है ना बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि हम किसी भी चीज़ को, मेरे साथ भी होता है, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत ज़्यादा तो मोबाइल यूज़ नहीं करता हूँ। आई एम नॉट यूजिंग सोशल मीडिया, आई एम नॉट यूजिंग नेटफ्लिक्स, बट फिर भी कहीं ना कहीं मैं स्क्रॉल करते रहता हूँ। यदि कुछ चीज़ पढ़ रहा हूँ तो पहले अगर समझ लीजिए जब मैं पुस्तक के फॉर्म में पढ़ता था तो 1 घंटा में एक साथ बैठ लेता था। अब मैं यदि किंडल पे पढ़ता हूँ तो 5-10 मिनट पढ़ता हूँ, फिर मैं व्हाट्सएप पे आके देखता हूँ कि कोई मैसेज आया है क्या। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ भाई, ठीक है, मेरा तो जीवन में जो होना था वो हो गया है, किंतु आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का भविष्य सामने है। तो जो भी टीचर, चाहे मैं यदि अच्छा लगता हूँ, मेरे लिए भाई अच्छी बात लगेगी मुझे, यदि मैं नहीं कोई और टीचर है, आप जिसका भी वीडियो देख रहे हैं, यदि वो अच्छा पढ़ा रहा है तो उसके वीडियो को आप पूरा देखें, बीच बीच में स्क्रॉल मत करें। और वो मृग मरीचिका के पीछे मत भागिए। मृग मरीचिका के पीछे मत भागिए का अर्थ ये है कि भाई ये टॉपिक कोई वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा होगा। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली हमेशा शतक नहीं मारते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई टीचर जिसको आप लाइक करते हो किसी टॉपिक को बहुत अच्छा ना पढ़ाए, लेकिन उस टॉपिक को अगर खोजने आप जाएंगे यूट्यूब पे और 100 टीचर्स को आप स्क्रॉल करके देखेंगे, आपका बहुमूल्य समय जो है वो नष्ट होगा। तो हो सकता है जिस टीचर को आप लाइक करते हो, लाइक करते हैं मतलब उसमें कुछ बात होगी, हो सकता है कि एक आध दो टॉपिक वो अच्छा इतना ना पढ़ाए, लेकिन उसके चक्कर में आप अन्य 100 लोगों का वीडियो चेक कर लें, वो सही नहीं होगा। और दूसरी बात, जिस टीचर को आप लाइक करते हैं, जो भी वो वीडियो पढ़ा रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा वट एवर इट इज़, आप उसको पूरा देखें, स्क्रॉल मत करें। ये सब देखिए, अगेन जैसे मैंने कहा ना, वे ऑफ लाइफ, ये वे ऑफ लाइफ होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी वे ऑफ लाइफ ठीक है ना, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। मैं बहुत देखता हूँ आजकल जो युवा वर्ग है उसके सपने तो बहुत बड़े रहते हैं, किंतु उस सपने को पूरा करने के लिए जो मेहनत, जो डेडिकेशन, जो अनुशासन होना चाहिए, उसकी कमी दिखती है। दिन भर मोबाइल पे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो जो सफल हो रहा है वह ये सब चीज़ों से दूर है। वह इंस्टाग्राम नहीं चला रहा है, वो फेसबुक नहीं चला रहा है, इतना समझ लीजिए। मेहनत कर रहा है और हो सकता है आपसे कम ही पढ़ रहा हो, लेकिन जब पढ़ रहा है तो वो स्क्रॉल नहीं कर रहा है, इंस्टाग्राम पे नहीं देख रहा है कि भाई एक पिक्चर मैंने डाली कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए। नहीं, ऐसा करेंगे तो आगे का जो रास्ता रहेगा वह कठिन रहेगा, दुर्गम रहेगा। इसी आशा के साथ कि इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि भाई हमने क्या अच्छा किया, वो बताएं या ना बताएं, ठीक है, लेकिन हमने बुरा क्या किया यदि वो बताएंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम उस पर सुधार कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।